दोस्तों ये कहानी है उस समय की जब पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक चला। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व में एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसे आज भी विश्व इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है, और वो था दो महाशक्तियों का जन्म होना। यानी कि पूरे विश्व में अब केवल दो ही सुपर पावर्स होंगी जो कि बाकी अदर कंट्रीज को लीड करेंगी। एक तरफ यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ 15 गणराज्यों से मिलकर बना यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, जिसने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया हुआ था। इन दोनों ही गुटों की आपसी विचारधाराओं की लड़ाई की वजह से, पूर्वी और पश्चिमी गुटों की गुटबंदी की वजह से, हथियारों की होड़ की वजह से और न जाने बहुत सारे कारणों की वजह से कई बार ऐसा लगा कि युद्ध क्षेत्र में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में युद्ध हो जाएगा। यानी कि दोनों ही खड़े हैं युद्ध की कगार पे, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लेकिन युद्ध की स्थिति होते हुए भी युद्ध नहीं हुआ। इसी स्थिति ने जन्म दिया शीत युद्ध को। शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद यानी कि 1945 से लेके तब तक चलता रहा जब तक कि एक महाशक्ति यूएसएसआर विघटित नहीं हो गई, यानी कि 1991 तक। बेसिकली बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सेकंड हमारी महाशक्ति थी यूएसएसआर, ये अपने आप को सोवियत प्रणाली के हिसाब से विकसित कर रही थी, जो कि पिछली वीडियो में हमने देखा किस प्रकार से विकसित कर रही थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण इसमें से निकल कर आए जिसकी वजह से एक ऐसी महाशक्ति जो यूएसए को टक्कर दे रही थी वो विघटित हो गई। यानी कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण रहे, इससे आज हम देखेंगे। इन कारणों में सबसे बड़ा हाथ है बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव का। अब मिखाइल गोर्बाचेव की क्या इसमें हाथ था, किस प्रकार से उन्होंने क्या नीतियां अपनाई, क्या किया, उन सभी चीजों को देखेंगे। अब एक चीज देखो, वो दुनिया जिसमें से एक सुपर पावर अगर निकल जाए तो उस दुनिया का क्या हाल होगा। यानी कि यूएसएसआर के विघटन के क्या परिणाम हमारे सामने निकल कर आएंगे। क्या यूएसए पूरे विश्व को हड़प जाएगा, क्या और भी बहुत सारे जो संगठन है वो निकल कर आएंगे। उन सभी परिणामों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम देखेंगे क्लास 12th आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, इसके चैप्टर नंबर 1 नए सिलेबस के अकॉर्डिंग दो ध्रुवीयता का अंत पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, और पार्ट 2 में जैसे कि आपको बताया मैंने, सोवियत संघ का विघटन, मिखाइल गोर्बाचेव, कारण और परिणाम, ये सारी चीजें देखेंगे। तो वीडियो अराउंड जो है ये आपकी बनेगी 20 से लेके 25 मिनट की। नो डाउट आपके सारे डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी देखो आपकी जो बुक 1 है इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे मैं आई बटन में दे दूंगा, यहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, नोट्स के साथ एनिमेशन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जाके मैसेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टॉपर स्टडी पॉइंट चैनल के नाम से ही है। और हाँ, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद पता नहीं हम कब मिलेंगे अब। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है तो मेक श्योर जो बेल नोटिफिकेशन है बच्चों, इसे आपने ऑल पे सेट कर रखा हो, क्योंकि तभी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी आपके पास में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, वैसे तो सोवियत संघ के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 1 में इसका जो परिचय है वो दे दिया था। ठीक है, एक बार फिर भी बता देता हूँ। सोवियत संघ को हम यूएसएसआर बोलते हैं, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। हिंदी में कहें तो सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ, जो कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। इसकी स्थापना 1917 की रूसी क्रांति के बाद हुई। इसकी राजधानी मॉस्को थी, और यहाँ पे जो मुद्रा, जो करेंसी चलती थी वो सोवियत रूबल थी। ये विघटित हुआ 26 दिसंबर 1991 को। ये धीरे धीरे विकास कर रहा था सोवियत प्रणाली की विशेषताओं से, यानी कि सोवियत प्रणाली से ये अपने आप को विकसित कर रहा था। विकसित होने के बाद इसमें कुछ कमियां आई, जिसकी वजह से ये इसका विकास, इसका डेवलपमेंट रुकता चला गया। अब इसी से जन्म हुआ हमारी आज की इस कहानी का, जो कि है सोवियत संघ के विघटन का कारण। अब इस कारण में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव की। ये है बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव, देख सकते हैं आपकी जो बुक है उसमें भी इनकी इमेज दी गई है। अब मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, क्या इन्होंने किया, सारी चीजों को समझिए। सबसे पहली बात, मिखाइल गोर्बाचेव
1980 के दशक में सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, एक ये जो पार्टी थी जिसने 70 सालों तक सोवियत संघ में राज किया, इस पार्टी के ये महासचिव बने और साथ ही साथ एक टाइम पे ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी, प्रेसिडेंट भी रहे थे। ठीक है, अब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में बेसिकली दो तरह के सुधार करना चाहते थे। कौन कौन से सुधार? सबसे पहला ये सुधार करना चाहते थे जब ये नेता बने वहाँ के, ठीक है, प्रेसिडेंट बने, तो ये करना चाहते थे ग्लासनोस्त, जिसका मतलब है खुलापन। और दूसरा सुधार था बच्चों पेरेस्ट्रोइका, यानी कि पुनर्रचना। अब ये ग्लासनोस्त पेरेस्ट्रोइका क्या है, ध्यान से समझो। सबसे पहले ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त के अकॉर्डिंग मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था है इसमें ढीलापन देना चाहते थे, यानी कि अपने गणराज्यों के जो मार्केट्स हैं उनको विदेशी कंपनियों के लिए खोलना चाहते थे, क्योंकि इन्हें पता था जब इंटरनेशनली ट्रेड होगा, जब व्यापार होगा, तो इनको भी इंटरनेशनली मुद्रा मिलेगी। ठीक है, ये भी और देशों में निवेश कर पाएंगे, तो ये तेजी से अपने आप को विकसित करेंगे। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि विदेशी कंपनियों के लिए अपने बाजार को खोलना, व्यापार करना। दूसरा, अमेरिका के साथ में संबंधों को सुधारना, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध छिड़ा हुआ था। तो ये सोचते थे कि अगर हम अमेरिका के साथ में अपने संबंधों को अच्छा करेंगे तो शीत युद्ध की स्थिति बनेगी ही नहीं, शीत युद्ध की पकड़ को ढीला किया जा सकता है। ठीक है, ये इनकी सोच थी। वहीं दूसरी तरफ ये दूसरा सुधार करना चाहते थे पेरेस्ट्रोइका, यानी कि पुनर्रचना। अर्थात देखो, हमें पता है, अभी हमने देखा था सोवियत प्रणाली के बारे में कि यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था थी। ठीक है, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, केवल यही पार्टी यहाँ पे शासन कर सकती थी। तो मिखाइल गोर्बाचेव ये चाहते थे कि इस एक दलीय व्यवस्था को समाप्त किया जाए, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं वो अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्होंने मीडिया पर सेंसरशिप लगा रखी है और नागरिकों को इन्होंने अभिव्यक्ति का अधिकार भी नहीं दिया है। तो ये मीडिया पर लगी सेंसरशिप को समाप्त करना चाहते थे, नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार देना चाहते थे। ठीक है, नागरिकों को ये अधिकार देना चाहते थे कि वो सरकार का विरोध भी कर सकें, सरकार से सवाल जवाब भी कर सकें। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रूस में ना, मतलब यूएसएसआर में 15 गणराज्य थे। तो 15 गणराज्यों में से ये खुलापन, ये पुनर्रचना कितने मानेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 मानेंगे, चलिए 3, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 गणराज्य मान लेंगे। लेकिन बाकी के 10 से 11 गणराज्यों ने क्या किया? इसको खारिज कर दिया। ठीक है, यानी कि इनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो दूसरी कहानी यहीं से शुरू होती है, सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियां। तो देखो बच्चों, पेपर में 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि वो किस प्रकार के सुधार करना चाहते थे, तो खुलापन और पुनर्रचना। ठीक है, अब नीतियां देखो, मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ में संबंधों को सामान्य बनाना चाहा। ठीक है, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे सुधार करना चाहते थे। आर्थिक यानी कि व्यापार वगैरह, विदेशी कंपनियों के लिए मार्केट्स खोलना। राजनीतिक सुधार यानी कि मीडिया पे सेंसरशिप हटाना। ठीक है, नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार देना। और एक और अभी हमने देखा था, अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारना। ठीक है, और ये सोवियत संघ में लोकतांत्रिक रूप वहाँ पे देना चाहते थे, सुधार करना चाहते थे। अब इन्हीं सभी की वजह से पूर्वी यूरोप के वे सभी देश जो यूएसएसआर के खेमे में शामिल थे, उन्होंने इस पार्टी का विरोध करना शुरू कर दिया। मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध करना शुरू कर दिया। किसने? पूर्वी यूरोप के उन देशों ने जो यूएसएसआर में शामिल थे। ठीक है, अब विरोध करना तो शुरू कर दिया, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव नहीं माने, उन्होंने इन्हें लागू कर दिया। और जब लागू किया तो इसके बड़े खतरनाक परिणाम सामने निकल के आए। कैसे? कुछ लोगों का मानना यह था कि मिखाइल गोर्बाचेव को और तेजी से कदम उठाने चाहिए, जो ये सुधार लागू कर रहे हैं उसे और तेजी से सुधारना चाहिए। दूसरे लोगों का ये मानना था, बाकी के जो देश थे उनका ये मानना था कि यहाँ के जो पार्टी के सदस्य हैं और जो कंट्रीज के जो होते हैं ना मेजबान नेता वगैरह, वो कहते हैं कि जब ये एक दलीय व्यवस्था को खत्म कर देंगे तो इससे इनकी सत्ता चली जाएगी, इससे इनके विशेष अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। अब इसी विरोध करने की वजह से क्या हुआ कि गोर्बाचेव का जो समर्थन था, ठीक है, देखो पार्टी में नेता बने रहना है तो समर्थन होना चाहिए। अब समर्थन, जनमत आपस में बढ़ता चला गया और यही एक सबसे बड़ा कारण था इसके विघटन होने का। ठीक है, तो असफल नीतियां हो गई। अब मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में समझ गए ना आप, खुलापन और पेरेस्ट्रोइका। चलो अब बात करते हैं असली पॉइंट की।
सोवियत संघ के विघटन के कारण। देखो पूरे विश्व में एक तरफ था यूएसए, तो वहीं दूसरी तरफ था यूएसएसआर। यूएसए तो अपने आप को विकसित करता चला गया, लेकिन यूएसएसआर जो था ये बहुत सारे कारणों की वजह से कमजोर होता चला गया और इसका विघटन हो गया। ठीक है, अब क्या कारण थे इसके विघटन के? तो सबसे पहला कारण था बच्चों एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार, अर्थात लगभग 70 सालों तक सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी ने शासन किया, जो कि थी कम्युनिस्ट पार्टी। अब आप सोचो, अगर हम अभी वर्तमान भारत की बात करें, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 लोकसभा के चुनाव या 4 लोकसभा के चुनाव अभी तक इतने ही कोई पार्टी जीत सकी है। ठीक है, लेकिन क्या हो, जब से लेके 1947 से लेके, ठीक है, और अभी वर्तमान 2024 तक केवल एक ही किसी पार्टी का शासन होता, तो क्या भारत में लोकतंत्र रह पाता? नहीं रह पाता। इसीलिए ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक दलीय व्यवस्था जो थी, इसको खत्म करना चाहती, मतलब इसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, और ये जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। और साथ ही इस कम्युनिस्ट पार्टी की जो नेता थे, उन्हें जो विशेष अधिकार मिले थे, ये उनका गलत उपयोग कर रहे थे, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। और ये बाजार को भी खोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हें पता था, पार्टी के लोगों को, नेताओं को, अगर हमने अपने मार्केट को खोला तो बड़ी कंपनियां आएंगी, उनके साथ में बातचीत होगी, तो सिंपल सी बात है कि हमारे विशेष अधिकार और भी बहुत सारी चीजें जो हैं खतरे में आ जाएंगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, संसाधनों का अनुचित उपयोग। जैसा कि हमने देखा था कि इसके पास में तेल हो गया, बहुत प्रकार के खनिज हो गए, लौह इस्पात हो गए, और भी बहुत सारे खनिज इसके पास में खुद के थे। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, अपने आप को और विकसित करने के लिए, यूएसए से आगे निकलने के लिए ज्यादा से ज्यादा सैन्य साजो सामान बनाए, यानी कि हथियार, बम वगैरह, ये सारी चीजें इसने बनाई। किस लिए? यूएसए से आगे निकलने के लिए। और पूर्वी यूरोप के वे देश जो यूएसएसआर के खेमे में शामिल थे, वो इसके पिछलग्गू बने रहे, इसके लिए। तो संसाधनों का इसने गलत उपयोग किया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है नागरिकों की असंतुष्टि तथा जागरूकता, अर्थात नागरिकों से ज्यादा विशेष अधिकार नेताओं को दिए हुए थे। चलिए ठीक है, विशेष अधिकार दे रखे, कोई बात नहीं, लेकिन नेताओं ने विशेष अधिकार को गलत उपयोग किया, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। नेताओं ने नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं दिया, आलोचना का अधिकार नहीं दिया, सरकार से जवाबदेही का, सरकार से सवाल जवाब का अधिकार नहीं दिया। ठीक है, इवन सरकार ने मीडिया पर सेंसरशिप लगा रखी थी, जिससे कि नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ में कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद सोवियत प्रणाली का सत्तावादी हो जाना। देखो, वो सोवियत संघ जो सोवियत प्रणाली की वजह से अपने आप को बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था, जब से इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इंटरप्शन करना शुरू कर दिया, तब से क्या हुआ, तब से ये कमजोर होती चली गई। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले जनता को इसने धोखे में रखा कि हम जो है पश्चिम के मुकाबले तेजी से विकसित कर रहे हैं। वास्तव में सोवियत संघ की व्यवस्था और ज्यादा डगमगा रही थी। उसके बाद गोरबाचेव के सुधार, जैसा कि अभी हमने देखा, इनके द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होने लगा, जिससे कि जनमत आपस में बंटने लगा और ये व्यवस्था कमजोर होती चली गई। और सबसे आखिरी, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का उभार। अब ये क्या था भाई? तो हुआ ये कि 1991 में सोवियत संघ में हो गया तख्ता पलट। ठीक है, सोवियत संघ के किसी एक गणराज्य में हो गया तख्ता पलट। अब जब ये तख्ता पलट हुआ तो कुछ ही समय के लिए, लेकिन जनता को पता चल गया कि फ्रीडम, लिबर्टी, स्वतंत्रता का महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद जनता ने और तेजी से विरोध करना शुरू किया, जनता ने और तेजी से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब इसी प्रोटेस्ट, इसी विरोध की वजह से 1991 के दिसंबर में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 सबसे बड़े गणराज्य, कौन कौन से? सबसे पहला रूस, दूसरा यूक्रेन और तीसरा बेलारूस, इन्होंने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। लो भैया जी, अब यहाँ पे हो गया सोवियत संघ विघटित। कब हुआ विघटित? 26 दिसंबर 1991 को। तो सारे कारण आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। दोबारा से आपको मैं एक बार रीड आउट करवा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लें। ठीक है,
देखो, सोवियत संघ के विघटन का सबसे पहला कारण था एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का। दूसरा, संसाधनों का बहुत ही गलत उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, नागरिक जो थे इनकी असंतुष्टि, इनकी जागरूकता होना। ठीक है, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का सिकंजा कसना यानी कि सत्तावादी हो जाना। उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार और तात्कालिक कारण। ठीक है, चलो ये तो आप समझ गए। अब क्या होगा, ध्यान से देखना। ये जो पूरा विश्व है इसमें एक तरफ था यूएसएसआर, ठीक है, तो एक तरफ था यूएसए। अब जब ये यूएसएसआर बचा ही नहीं तो अब पूरे विश्व में क्या होने वाला है, क्या होगा पूरे विश्व का? क्या केवल यूएसए ही पूरे विश्व को हड़प जाएगा या फिर और भी छोटे छोटे यहाँ पे जो संगठन है वो निकल के आएंगे? तो आइए एक एक करके समझते हैं। अब बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम की। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, जैसा कि हमें पता है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक युद्ध चल रहा था। कैसा युद्ध? शीत युद्ध। तो अब जब सोवियत संघ बचा ही नहीं तो क्या ये शीत युद्ध चलेगा? नहीं। तो क्या हुआ भाई? शीत युद्ध की हो गई समाप्ति। दूसरा, यूएसए जिसने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया हुआ था, यूएसएसआर जिसने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया हुआ था, तो इन दोनों के बीच में थी विचारधाराओं की लड़ाई। अब जब यूएसएसआर यानी कि साम्यवाद बचा ही नहीं तो ये विचारधाराओं की लड़ाई भी अब समाप्त हो गई। ठीक है, एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसएसआर पूर्वी और पश्चिमी गुट अपने आप में देशों को मिला रहे थे, तो एक गुट खत्म हो गया तो भाई गुटबंदी भी खत्म हो गई। ठीक है, अब यूएसए और यूएसएसआर गुटों में सेना को लेके, हथियारों की होड़ को लेके और परमाणु हथियारों को लेके बहुत ही ज्यादा होड़ लगी हुई थी। ठीक है, अब जब एक सुपर पावर बची ही नहीं तो क्या ये हथियारों की होड़ बचेगी? नहीं बचेगी, तो ये भी खत्म हो गई। अब रह गया भाई विश्व में एकल वर्चस्व, यानी कि अब इस पूरे विश्व में बचा केवल और केवल एक महाशक्ति जो कि थी अमेरिका यानी कि यूएसए। और इस यूएसए को टक्कर देने वाला इस पूरे वर्ल्ड में अब कोई नहीं बचा था। आगे और भी इसके परिणाम निकल के आते हैं। अब जब ये सोवियत संघ विघटित हुआ तो सोवियत संघ के ये जो 15 नए गणराज्य थे इन्होंने अपने अपने गणराज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी पर लगा दिया प्रतिबंध और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो सोवियत संघ 15 गणराज्य से मिलकर बना हुआ था, तो इसीलिए जब सोवियत संघ विघटित हुआ, ठीक है, ये जो सोवियत संघ है ना इसमें टोटल ये 15 गणराज्य थे। अब जब ये विघटित हुआ तो ये 15 गणराज्य इससे निकलकर बाहर आए और ये नए देश बने जिन्होंने अपने अपने देशों में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इससे एक और चीज का निर्माण हुआ, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का, यानी कि CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसका निर्माण हुआ। और सबसे आखिरी परिणाम, सोवियत संघ बना, सोवियत संघ जो था इसका उत्तराधिकारी बना रूस। ठीक है, रूस को वो सभी अधिकार मिले जो सोवियत संघ के पास थे, जैसे कि सोवियत संघ जो था वो यूएनए की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य था। ठीक है, तो यही अधिकार रूस को भी मिला, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य बना। ठीक है, जो संधियां सोवियत संघ के द्वारा की गई थी वह सभी संधियां अब रूस के द्वारा निभाई जाएंगी। ठीक है, जैसे भारत और रशिया के सोवियत संघ के बीच में था पहले, तो अब वही संधियां भारत और रूस के बीच में रहेंगी। साथ ही जो रशिया है इसको परमाणु संपन्न देश का दर्जा भी मिल गया। ठीक है, तो ये थे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, शीत युद्ध समाप्त हो गया, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई, गुटबंदी खत्म हो गई, हथियारों की होड़ खत्म हो गई, विश्व में अब केवल एकल महावर्चस्व रह गया जो कि था अमेरिका का। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लग गया, पूंजीवादी व्यवस्था उमड़ पड़ी, नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ, 15 नए देश बने जिन्होंने पूंजीवाद को अपनाया, CIS बना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और इसके बाद रूस बना सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। ठीक है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अभी होगा क्या, ध्यान से देखना। अभी ये जो यूएसएसआर था, ठीक है, यूएसएसआर जो कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, अब ये जो 15 गणराज्य इससे निकले, ठीक है, क्या इनमें एकदम से जो लोकतंत्र है वो स्थापित हो गया? इन्होंने अपने आप को विकसित कैसे किया? ठीक है, यहाँ पे जो सत्ता थी वो कैसे चली, ये सवाल तो उठता ही है ना। कैसे विकास हुआ, लोकतंत्र कैसे चला, सत्ता कैसे रही?
तो अगली वीडियो में जब आपको मैं पार्ट 3 बताऊंगा तो उसमें इन्हीं 15 गणराज्यों की स्थिति, एक और टॉपिक शॉक थेरेपी, इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करके जरूर जाना बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक वाकई में हमें बहुत मोटिवेशन देता है ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और मैं मानता हूँ कि अब आप वीडियो के एंड तक आ चुके हो तो आई विल श्योर कि आपको वीडियो अच्छा लगा ही है। तो कमेंट में अपना फीडबैक देके जाना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने जाके पूछ लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।